नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि ग्राफ थ्योरी क्या होता है। ठीक है, टॉपिक लिख देते हैं आज का। ग्राफ थ्योरी। तो ग्राफ थ्योरी, अब तक हमने जो ग्राफ्स देखे वो कैसे थे? ऐसे एक्स वाई प्लेन पर कुछ ग्राफ्स देखते थे, बार डायग्राम्स, फिर पाई ग्राफ्स, ऐसे करके पाई ग्राफ्स देखते थे। ग्राफ थ्योरी पूरा अलग है। ठीक है, ग्राफ थ्योरी इन सब से पूरा अलग है। ग्राफ थ्योरी का मतलब ये है उस चीज़ पर स्टडी करना जब हम किसी दो चीज़ों को किस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको आगे आगे समझ में आता जाएगा। कोई भी दो चीज़ हो, कोई दो शहर हो, उनको आपस में कनेक्ट करना कैसे करना है। कोई भी तीन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हो, उनको किस तरह से सर्किट बनाकर जोड़ना है एक दूसरे से। तो ये सब आता है ग्राफ थ्योरी में। ठीक है, सबसे बेसिक चीज़ वो होता है एक डायरेक्टेड ग्राफ और दूसरा है अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ की बात कर लेते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब ये है कि सोचो मैंने कुछ इस प्रकार का एक ग्राफ बनाया। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा पॉइंट है। ओके, अब 1 से 2 मैंने एक लाइन बनाया, एक एरो बनाया एक्चुअली। ठीक है, एक एरो। फिर 3 से 2 एक एरो बनाया, एंड 4 से 3 एक ऐसा एरो। ऑल्सो इस प्रकार के मैंने और एक एरो बनाया, ऐसे ऐसे, एंड फाइनली ऐसे 4 से 2 जाने वाला एक एरो मैंने बनाया। तो ये है एक डायरेक्टेड ग्राफ, जहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर एक डायरेक्शन हमें दिख रहा है। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर हमें एक डायरेक्शन दिख रहा है, एक एरो दिख रहा है। ये कैसा है? जैसे सोचो ये 5 अलग अलग शहर हैं, ये 5 अलग अलग शहरों में ये अलग अलग नदियाँ हैं। तो एक रिवर किस डायरेक्शन में जा रहा है ये हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, सोचो हमें रिवर पे एक रिवर पे एक कंपटीशन रखना है, तो रिवर की डायरेक्शन क्या क्या है वो हमें जानना ज़रूरी है। इसलिए ये सारे इस प्रकार के ग्राफ्स की स्टडी करना बहुत ज़रूरी होते हैं कि हमें पता चले कौन से रास्ते से हमें जाना है या कौन से रिवर के सहारे हमें जाना है, ताकि हम उस 5 से 2 पहुंच सकें। ठीक है, 5 से हमने शुरू किया तो 2 पहुंच सकें। 5 से हम 4, 4 से 2 भी जा सकते हैं, या फिर 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो ठीक है, ये हो गया डायरेक्टेड ग्राफ। दूसरा जो होता है वो है अनडायरेक्टेड ग्राफ। इधर ही मैं दिखा देता हूँ, अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या है कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे इस सेम ग्राफ में बनाए तो पर विदाउट द एरोज। ओके, ऐसे करके विदाउट एनी एरोज। ओके, फाइनली दिस। तो 1 2 3 4 5। ओके, तो बस ये मैंने इस तरह से इसे कनेक्ट कर दिया। इधर कोई हमें ये मैटर ही नहीं करता कि कौन से डायरेक्शन में हमें जाना है, दोनों डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। ठीक है, 1 से 2, 2 से 1 हम आराम से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं, कोई डायरेक्शंस यहाँ पर नहीं है। तो ये तो हो गया डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ्स के बीच में का डिफरेंस। अब हर एक ग्राफ का अपना एक वर्टेक्स सेट होता है और हर एक ग्राफ का अपना एज सेट होता है। ठीक है, हर एक ग्राफ का एक वर्टेक्स सेट और एक एज सेट होता है। तो वर्टाइसेस इन्हें कहते हैं वर्टाइसेस। ये जो डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये होता है वर्टाइसेस, और ये जो लाइंस दिख रहे हैं इन्हें कहते हैं एजेस। ठीक है, इन्हें कहते हैं एज। तो वर्टेक्स तो हमने उनका तो नामकरण कर दिया 1 2 3 4 5, लेकिन एजेस का भी हम नामकरण कर सकते हैं और जनरली किया जाता ही है। तो चलो A B C D
E एंड F। ये मैंने लिख दिया। इधर भी वही लिख देते हैं, A B C D E F। ये हमने इधर लिख दिया। ये सारे एजेस का हमने नाम लिख दिया, वर्टाइसेस के भी नाम लिखे। तो इस ग्राफ का, ठीक है, ये ग्राफ G1 है, ये ग्राफ G2 है। इस ग्राफ का वर्टेक्स सेट में क्या क्या आएगा? आएगा 1, 2, 3, 4, 5, ये आएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। ओके। और एज सेट में क्या क्या आएगा? जो सारे एजेस हैं, तो A B C D E एंड F, ये सारे एज सेट में आ जाएंगे। ओके। तो वर्टेक्स सेट और एज सेट हमें क्लियरली समझ में आ चुका है। अब बात ये आती है कि एक ग्राफ का साइज़ भी होता है, ठीक है, साइज़ ऑफ ग्राफ कितने अच्छे से, मतलब उसमें कितने सारे इस तरह के रास्ते हैं, वो बताता है कि ग्राफ का साइज़ क्या है। तो ग्राफ का साइज़ इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ एज सेट, मतलब इक्वल्स टू नंबर ऑफ एजेस। ओके, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एजेस। एक ग्राफ में जितने सारे एजेस है उसका साइज़ उतना बड़ा है। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 एजेस हैं, तो इस ग्राफ का साइज़ क्या है? इट इज़ 6। ओके, इस ग्राफ का साइज़ है 6। ओके, अब देखते हैं कि एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट वर्टाइसेस का मतलब क्या है? एडजेसेंट वर्टाइसेस का मतलब क्या है? एडजेसेंट वर्टाइसेस वो होते हैं जिसके बीच में एक रास्ता हो, ठीक है। एडजेसेंट वर्टाइसेस वो होते हैं जिसके बीच में एक सिंगल रास्ता हो। जैसे कि इस केस में 1 और 2 एडजेसेंट है, ठीक है। इधर भी 1 और 2 एक दूसरे के एडजेसेंट है। क्यों? क्योंकि एक डायरेक्ट रास्ता मुझे दिख रहा है, एक डायरेक्ट एज मुझे दिख रहा है 1 और 2 के बीच में, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ 1, 2 आर एडजेसेंट, ठीक है। सिमिलरली और भी ले लेते हैं, जैसे कि 2 एंड 4, ठीक है, 2 एंड 4 भी एडजेसेंट है। लेकिन क्या मैं लिख सकता हूँ कि 1 एंड 3 ये एडजेसेंट है या नहीं? एडजेसेंट है या क्या 1 और 3? नहीं, एडजेसेंट नहीं है। हमें एक रास्ता इस तरह से दिख रहा है कि ये 1 से 2 फिर 2 से 3 जा सकता है, लेकिन क्या एक डायरेक्ट रास्ता दिख रहा है डायरेक्ट 1 2 3 जाने के लिए? नहीं, 1 2 3 जाने के लिए हमें मतलब क्लियर सिंपल रास्ता, एक डायरेक्ट रास्ता नहीं दिख रहा। कोई एज ऐसा नहीं है जो 1 से 3 कनेक्ट कर रहा है, तो इसलिए ये एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। 1 और 3 एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से लिखने से अच्छा है कि 1 2 2 4 इस तरह से लिखने से अच्छा है कि एक मैट्रिक्स बना देते हैं, ठीक है। एक हम ऐसा मैट्रिक्स जो है वो बना देते हैं। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स कहते हैं उसे, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना देते हैं। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में होता ये है कि सारे के सारे एजेस किस किस के एडजेसेंट है वो हम लिखते हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से एक मैंने मैट्रिक्स तैयार कर लिया 5 क्रॉस 5 का। 5 क्यों? क्योंकि 5 है मैट्रिक्स 5 वर्टाइसेस हैं हमारे पास। तो देखो अभी अच्छे से, ओके, अब देखो क्या 1 और 1 एक दूसरे के एडजेसेंट है? ये एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है वो कुछ देर में आपको पता चल जाएगा। 1 और 1 एक दूसरे का एडजेसेंट नहीं है। मेनली यही रीज़न है कि 1 के साथ 1 कनेक्ट करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। पता है मुझे 1 की पता है कि 1 उधर ही है, पर फिर भी 1 को 1 कनेक्ट करने के लिए एक रास्ता होना चाहिए, वो नहीं है। इसलिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स में इसको 0 मिलेगी, ठीक है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में इसे 0 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? 2, ओके, 1 एंड 2 क्या वो कनेक्ट हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो 1 एंड 3 क्या कनेक्ट हो रहे हैं? नहीं हो रहे। 1 एंड 4 क्या वो कनेक्ट हो रहे हैं? 1 एंड 4 कनेक्ट नहीं हो रहे, ठीक है, इधर 0। 1 एंड 5 कनेक्ट हो रहे? हाँ कनेक्ट हो रहे, तो 1। इस तरह से हमें ये पूरा मैट्रिक्स भरना है, ठीक है। तो देखो अभी 2 और 1 कनेक्टेड, यस। देन 2 एंड 2 कनेक्टेड, नो। 3 एंड 2 कनेक्टेड, 3 एंड 2 कनेक्टेड, यस। देन 4 एंड 2, 4 और 2, हाँ ये भी कनेक्टेड है।
5 और 2 नहीं, ये कनेक्टेड नहीं है। ऐसे करके हमें और भी करना है, जैसे 3 के साथ 1 कनेक्टेड है, नहीं है। क्या 3 के साथ 2 कनेक्टेड है? हाँ है। क्या 3 के साथ 3 नहीं है? 3 के साथ 4 है। 3 के साथ 5 नहीं है। 4 ओके। 4 के साथ 1 नो। 4 के साथ 2 यस। 4 के साथ 3 यस। 4 के साथ 4 नो। 4 के साथ 5 यस। ठीक है, नीचे थोड़ा कम जगह है बट चलो देखते हैं। 5 के साथ 1 यस। 5 के साथ 2 नो। 5 के साथ 3 नो। 5 के साथ 4 यस। 5 के साथ 5 नो। ठीक है, 5 के साथ 5 नो। तो इस तरह से हम एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, कौन सा जो वर्टेक्स है किसके एडजेसेंट है, उससे हम पता लगाते हैं कि कहाँ पे हमें 1 लिखना है और कहाँ पे हमें 0 लिखना है। अब हम देखते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम देखेंगे इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो इंसिडेंस मैट्रिक्स का मतलब ये है कि कौन सा एज किस पर इंसिडेंट हो रहा है, मतलब कौन सा एज किसे टच कर रहा है। ठीक है, तो लिख देते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स। पहले हम इस अनडायरेक्टेड ग्राफ का देखते हैं। ठीक है, इंसिडेंस मैट्रिक्स तो 6 एजेस है और 5 वर्टाइसेस है, तो लिख देते हैं 1 2 3 4 5 A B C D E F डन। ओके, तो देखो एक एक करके एज पकड़ो और कौन से 2 कनेक्ट हो रहे उस पर 1 लिख दो। A है 1 and 2, सो 1 and 2। ओके, फिर B है 2 and 3, 2 and 3। ओके, फिर C है 3 and 4, C is 3 and 4। Then D 2 and 4, D is 2 and 4। E is 4 and 5, E 4 और 5 को कनेक्ट कर रहा है। देखो E क्या है, 4 and 5 को कनेक्ट कर रहा है, तो E 4 5 and F 1 and 5, so 1 and 5 यस। बाकी सब जगह पे 0 लिख देना है। ठीक है, बाकी सब जगह पे 0 आ जाएगा। ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से एक इंसिडेंस मैट्रिक्स को बनाया जाता है। दिस इज़ इन द केस ऑफ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ के केस में हम इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कि एक डायरेक्टेड ग्राफ की, तब क्या करें? तो डायरेक्टेड ग्राफ के केस में याद रखना 1 से 2। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ के केस में जब कोई ग्राफ या कोई एरो किसी पॉइंट की ओर, किसी वर्टेक्स की ओर पॉइंट कर रहा है, तो फिर उस वर्टेक्स के लिए ये -1 हो जाएगा। जैसे ए है 1 से निकल रहा है। ठीक है, 1 से निकल रहा है तो प्लस, 2 पे जा रहा है तो माइनस। ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ में ये सब कुछ नहीं होगा, और डायरेक्टेड ग्राफ में प्लस माइनस आता है। बी 3 से जा रहा है 2 पे आ रहा है, 3 से जा रहा है 2 पे आ रहा है। ओके, सी कहाँ गया? सी 4 से 3 जा रहा है, सो 4 से 3 जा रहा है। जहाँ से वो निकल रहा है वो प्लस हो जाएगा, जहाँ पे वो जा रहा है वो माइनस हो जाएगा। डी का देखते हैं, तो 4 से 2 जा रहा है, 4 से 2। ई 4 से 5, 5 से 4 जा रहा है इधर, 5 से 4, so 5 to 4। and finally F 1 to 5। okay, 1 to 5। इस तरह से एक इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाया जाता है फॉर अ डायरेक्टेड ग्राफ। ओके, तो एक डायरेक्टेड ग्राफ के लिए ये एक इस तरह से हम उसका इंसिडेंस मैट्रिक्स तैयार करते हैं। ऑलराइट, अब देखो मैं इसे अभी इधर ही इरेज कर देता हूँ इसे।
एक और चीज़ होती है एडजेसेंसी लिस्ट, हालांकि मुझे वो पहले बताना चाहिए था पर कोई बात नहीं। एडजेसेंसी लिस्ट बहुत सिंपल है। एडजेसेंसी लिस्ट वर्टेक्स है और एडजेसेंट वर्टेक्स है, बस वही लिखना है। ए है, सोचो कोई भी वर्टेक्स ले लिया हमने 1, उसका एडजेसेंट क्या क्या है, 2 है और 5 है, ठीक है। 2 1 का एडजेसेंट कौन है, 2 है एंड 5 है, ये हमें बस लिखना होता है इस इन एडजेसेंसी लिस्ट। सो 2 के करीब कौन है, 1 4 एंड 3, 1 3 4, 3 के कौन कौन है, 2 एंड 4, 4 के कौन कौन है, 2 3 5, 5 के पास कौन है, 4 एंड 1, ओके। तो ये होता है एक एडजेसेंसी वर्टेक्स, मतलब एडजेसेंसी लिस्ट, जहाँ पर हमें लिखना पड़ता है कि एडजेसेंट में कौन कौन है। तो ये इससे भी सिंपल था एक्चुअली, इसके सारे ही हम इस एडजेसेंट मैट्रिक्स को बनाया जाता है, पर कोई बात नहीं, हम डायरेक्टली भी इसे बना सकते हैं। और इंसिडेंस मैट्रिक्स ये होता है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया, ओके। अब हम कुछ एक और प्रकार का ग्राफ देखते हैं, थोड़ा स्पेशल है, और फिर देखते हैं कि उसमें और क्या क्या नए चीज़ हमें देखने मिल रहा है। अब हम एक और ग्राफ देख लेते हैं। वन टू थ्री फोर 5, okay, now 1 2 3 4 5, okay, ठीक। तो देखो अभी इस ग्राफ में हमें और भी बहुत कुछ एजेस मिल रहे हैं। तो सबसे पहली बात, सेल्फ लूप क्या होता है, ठीक है। सेल्फ लूप ये सब चीज़ होती है जो एक जगह से शुरू होकर उसी जगह पे ख़त्म होता है, ठीक है। जब कोई लूप या कोई एज उसी जगह से शुरू होकर उसी जगह पे ख़त्म होता है, तब उसे हम सेल्फ लूप कहते हैं, ठीक है। जैसे इधर भी एक सेल्फ लूप है। और दूसरा होता है मल्टी एज। मल्टी एज का मतलब है कि 2 पॉइंट के बीच में अगर एक से ज़्यादा एजेस है, मतलब जैसे 2 जगह है, एक से ज़्यादा रास्ते हैं, सिमिलरली 2 पॉइंट है, एक से ज़्यादा एजेस है, तो फिर उसे कहेंगे हम मल्टी एज, ठीक है। उसे हम कहेंगे मल्टी एज। ये दोनों आपको समझ में आया। अब और एक बात, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये एज और ये एज, ये तीनों अलग है। जब भी हम इसका इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाएंगे तो इसके लिए भी एक कॉलम रखेंगे, इसके लिए भी एक कॉलम रखेंगे और इसके लिए भी एक कॉलम रखेंगे, ठीक है। और एक बात, ये भी सारे एजेस हैं। सेल्फ लूप्स के लिए इन अ डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ के लिए जब हम, ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ के लिए जब हम उसका इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाएंगे तो सेल्फ लूप, ठीक है, इंसिडेंस मैट्रिक्स, ठीक है, इंसिडेंस मैट्रिक्स के लिए सेल्फ लूप, ठीक है, सेल्फ लूप जो है अगर वो डायरेक्टेड रहा तो फिर वो दिखाएगा 0, ठीक है। तो फिर सेल्फ लूप जहाँ पर भी वो हो रहा है, जैसे इधर एजेस है और इधर जो पॉइंट है वो यहाँ पर मैच हो रहा है, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, ठीक है, 1 या कुछ और नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 - 1 नहीं बल्कि 0। लेकिन इन इनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ, इन अनडायरेक्टेड ग्राफ इंसिडेंस मैट्रिक्स सेल्फ लूप विल बी 2, ठीक है, सेल्फ लूप यहाँ पर हो जाएगा 2, ओके। ऐसा क्यों, देखो सोचो ये एक मैट्रिक्स है, ऐसे करके अलग अलग एजेस है और यहाँ पर मैंने E4 ले लिया है और ये अलग अलग पॉइंट्स है और यहाँ पर मैंने C ले लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने C ले लिया। तो इधर इन द केस ऑफ डायरेक्टेड, सोचो ये डायरेक्टेड है, ऐसे करके मैंने कर दिया। तो मैंने क्या बताया था, अगर कोई किसी पॉइंट से निकल रहा है तो +1 होगा, लेकिन कोई किसी पॉइंट पे जा रहा है तो -1 होगा। तो ये +1 होते 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 -1 हो गया, तो +1 - 1 = 0, इसीलिए हमें इधर 0 लेना पड़ा डायरेक्टेड ग्राफ के लिए। लेकिन सोचो ये डायरेक्टेड नहीं है, बस ऐसे ही हमने रख दिया, ठीक है, ऐसे ही है।
तब हम क्या करेंगे, तब हम 0 नहीं बल्कि हम लेंगे 2, ठीक है। तब हम लेंगे 2, क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है, एज जनरली क्या करता है, अगर अनडायरेक्टेड है तो फिर कौन सा पॉइंट को वो कितने बार टच कर रहा है, ठीक है। जैसे ये एज ए को एक ही बार टच कर रहा है, ये एज इसको सी को एक ही बार टच कर रहा है, तो इसलिए हम उधर 1 और 1 लिख देते हैं। लेकिन ये जो है, ये जो एज है, ये सी को 2 बार टच कर रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे 2 लिखना पड़ता है। बाकी सब 1 0 1 0 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हम सेल्फ लूप पे इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाते हैं। मल्टी एज के लिए अलग अलग एजेस लेना पड़ता है हमें, वो तो आपको पता ही है। अब अलग अलग प्रकार के ग्राफ्स भी आते हैं, जैसे कि देखो सूडोग्राफ, ठीक है। मैं इसे इधर इरेज कर देता हूँ। सूडोग्राफ, ठीक है, हैज़ सेल्फ लूप्स एंड मल्टी एजेस। सेल्फ लूप भी है और मल्टी एजेस भी है, जैसे कि ये ग्राफ, ठीक है, ये जो ग्राफ है ये सूडोग्राफ है, ठीक है। मल्टी एज भी है, सेल्फ लूप्स भी है। दूसरा है मल्टी एज्ड ग्राफ, मल्टी एज्ड ग्राफ, ठीक है। मल्टी एज्ड ग्राफ या फिर मल्टी एज्ड ग्राफ को हम शॉर्ट में मल्टी ग्राफ भी कह सकते हैं, ठीक है। मल्टी एज्ड ग्राफ को हम शॉर्ट में मल्टी ग्राफ भी कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें सेल्फ लूप्स नहीं रहेंगे, ठीक है, इसमें सेल्फ लूप्स नहीं रहेंगे। तो अगर मैं इनको हटा दूँ यहाँ से, इन सारे चीज़ों को मैं इधर से हटा दूँ, तो फिर मेरे पास बचेगा एक मल्टी एज्ड ग्राफ। क्यों? क्योंकि मल्टी एजेस अभी भी है। नो सेल्फ लूप, नो मल्टी sorry, no self loop has multi edges, has multi edges. No self loop but has multi edges. And same last graph है simple graph. Simple graph नाम ही सुनकर समझ में आ जाता है। No self loop, no multi edges, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ लूप भी नहीं रहेगा और मल्टी एजेस भी नहीं रहेंगे, तो ये सब आउट हो जाएगा, ठीक है, ये सब अभी आउट हो जाएगा। तो अब हमें जो मिल रहा है ये है एक सिंपल ग्राफ, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये एक सिंपल ग्राफ है। तो बस इसमें इतना ही था, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।